बीएससी पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश लाइट, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पाठ थर्ड के वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंदर शामिल किया गया है। लाइट प्रकाश से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। यह एक जलवायु कारक है और समस्त जीवधारियों की जो जीवनचर्या है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न सजीवों की जो महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं हैं वो प्रकाश के द्वारा प्रभावित एवं नियंत्रित होती हैं। अतः इसका अध्ययन न केवल इकोलॉजिस्ट के साथ साथ फिजियोलॉजिस्ट के लिए भी आवश्यक हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानी एवं कार्यिकी विज्ञानी दोनों के लिए ही प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। पेड़ पौधे की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करें तो वो प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि के द्वारा प्रभावित होती हैं। अगर प्रकाश का अध्ययन किया जाए तो हम ये देखेंगे कि ये क्वालिटी के तहत, जैसे उसकी तरंगदैर्ध्य एवं उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता, एवं क्वांटिटी की बात करें तो उसके पीरियड या अवधि के बारे में बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से देखें तो प्रकाश पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करता है। अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें तो सूर्य प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है तथा यह ऊर्जा का बहुत अधिक उत्पादन करता है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो निरंतर हीलियम के अणुओं में रूपांतरित होते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा, तथा इनका कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय कंपनों के रूप में एक निश्चित वेग से तरंगों का रूप धारण कर पृथ्वी पर पहुंचती है एवं विभिन्न जीवधारी अपनी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की बात करें या सौर विकिरणों की बात करें तो पृथ्वी पर प्राप्त सौर विकिरणों की कुल 42% मात्रा वायुमंडल द्वारा वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है या परावर्तित कर दी जाती है। इसमें से 33% प्रकाश विकिरणों की जो परावर्तन बादलों द्वारा होता है एवं शेष 9% जो परावर्तन है वो डस्ट पार्टिकल या धूल के कणों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त 10% सौर विकिरणों का अवशोषण ओजोन परत के द्वारा होता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो सूर्य से आने वाले प्रकाश की कुल मात्रा का 52% भाग परावर्तित हो जाता है और केवल 48% भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका भी अधिकांश भाग वापस परावर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार धरती की सतह पर मौजूदा मृदा एवं जल तथा इसके आसपास की वायु को अल्प मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं और सतह के ऊपर 48% भाग अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो ओजोन लेयर हैं और वाटर वेपर हैं उसके द्वारा 10% अवशोषण किया जाता है और डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा 9% भाग परावर्तित किया जाता है। इसके साथ ही इसमें 23% जो हिस्सा है वो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें या गुणवत्ता की बात करें प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचती हैं उच्च आवृत्ति की और लघु तरंगदैर्ध्य से लेकर निम्न आवृत्ति की तथा दीर्घ तरंगदैर्ध्य की किरणें शामिल की गई हैं। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है हमें वो उच्च आवृत्ति से लेकर निम्न आवृत्ति, और जिन विकिरणों की उच्च आवृत्ति होगी उनकी तरंगदैर्ध्य लघु होगी और जिनकी आवृत्ति निम्न होगी उनकी तरंगदैर्ध्य अधिक या दीर्घ होगी। इन तरंगों में से अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग प्रकार के रेज या किरणें मिलती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड्स, साउंड वेव्स। तो इसमें से जो विजिबल लाइट हैं या दृश्य प्रकाश हैं उसकी बात करते हैं हम तो 390 से 810 मिली माइक्रोन
या हम कहें कि 3900 से 8100 एंगस्ट्रॉम का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, जिसको हम विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं, इससे कम या अधिक तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश किरणें हैं हमारे लिए इनविजिबल या अदृश्य होती हैं। बैंगनी रंग की जो किरणें हैं वो 390 मिली माइक्रोन से कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को हम अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, तथा लाल किरणें 810 मिली माइक्रोन से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को अवरक्त या इंफ्रारेड रेज हम कहते हैं। स्वपसी पौधों में सर्वाधिक प्रकाश की प्रक्रिया नीले एवं लाल प्रकाश 480 से लेकर 700 मिली माइक्रोन में होती है। पादप कार्यकी के संदर्भ में दृश्य प्रकाश को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो जो प्लांट्स के लिए हैं, पादपों के लिए दृश्य प्रकाश बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक अर्थात क्लोरोफिल के निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक है। केवल क्लोरोफिल वर्णक में सूर्य की भौतिक विकिरण रेडिएंट एनर्जी को अवशोषित कर इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं वो 380 नैनोमीटर से लेकर 710 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के मध्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण कहते हैं। और इसको हम लाइट एक्टिव रेज या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार धरती पर मौजूद समस्त स्वपोषी पौधे इस प्रकाशीय ऊर्जा को भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित यही भोजन पृथ्वी पर जैविक ऊर्जा का आधार है। यही नहीं, पौधों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं को सौर ऊर्जा एवं सजीव जगत के बीच एकमात्र कड़ी कहा जा सकता है। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज पेड़ पौधों व अन्य सजीवों के लिए अत्यंत नुकसानदायक होती हैं, लेकिन इन किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। हालांकि पौधों के लिए ये किरणें एंथोसाइनिन नामक वर्णक का निर्माण करने में उपयोगी होती हैं। इंफ्रारेड विकिरणों में अत्यधिक ऊष्मा होने के कारण रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। कोशिका में उपस्थित जल इस ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। जब कभी यदि कोशिकाओं द्वारा ऊष्मा की अधिक मात्रा अवशोषित कर ली जाती है तो इसके परिणामस्वरूप कोशिका तापमान बढ़ जाता है एवं इसमें उपस्थित एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। यदाकदा कोशिकाएं भी नष्ट हो सकती हैं। लेकिन अवरक्त किरणों को भी वायुमंडल की ओजोन परत के अतिरिक्त वातावरण में विद्यमान CO2 एवं जल वाष्प के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अतः इनके कारण पेड़ पौधों व प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इस प्रकार पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें अत्यंत अल्प मात्रा में धरती की सतह पर पहुंचती हैं। प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा पेड़ पौधों में पर्णरंध्रों स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया भी संचालित होती है। अतः प्रकाश पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो गुणवत्ता है प्रकाश की, जिसको हम तरंग दैर्ध्य के रूप में देखते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत उपयोगी है, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। अगर हम ये देखें कि जो दृश्य प्रकाश है उससे पूर्व का पराबैंगनी और उसके पश्चात का अवरक्त किरणें भी पादपों को कुछ कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन बहुत ही अत्यंत अल्प मात्रा ही हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाती हैं। दूसरे गुण की बात करें तो वो है प्रकाश की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का अधिकांश छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों वाला भाग, या हम कहें कि उच्च आवृत्ति वाली किरणों वाला भाग प्रमुख वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष भाग का विकिरण हो जाता है, रेडिएशन हो जाता है। पृथ्वी के ऊंचाई वाले स्थानों जैसे ऊंचे पर्वतों पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही वायु की सघनता में कमी आती है और अंत में वायु की केवल एक स्वच्छ एवं पतली परत ही शेष रह जाती है। बरसात के मौसम में जब आसमान पर बादल छाए रहते हैं तो उस समय तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता और भी कम हो जाती है। ऐसे समय में प्रकाश की किरणें जल की बूंदों एवं गैसों के अणुओं से टकराकर बिखर जाती है। इस प्रकार के मध्यम प्रकार को
विसरित प्रकाश या डिफ्यूज लाइट अथवा आसमानी प्रकाश स्काई लाइट भी कहा जाता है। इसके विपरीत वह प्रकाश जो ग्रीष्म ऋतु या साफ मौसम में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से धरती की सतह पर पहुंचता है उसे प्रत्यक्ष प्रकाश डायरेक्ट सनलाइट कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकाश की तुलना में विसरित प्रकाश में सौर विकिरणों की मात्रा केवल 10 से 15% तक ही होती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तीव्रता एवं विकिरणों की मात्रा ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये देखा जाता है कि भूमध्य रेखा पर प्रकाश की तीव्रता अधिक पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का तापमान भी अधिक हो जाता है। ऐसे स्थानों की बात करें जहाँ वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, वहाँ वायु में उपस्थित धूल के कणों, धुआं, धुंध एवं बादलों के कारण जो प्रकाश की तीव्रता है वो कम हो जाती है। औद्योगिक महानगरों व बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में तो कल कारखानों की चिमनियों तथा वाहनों से उत्पन्न धुएं के वातावरण में उत्सर्जित होने के कारण प्रकाश की तीव्रता लगभग 90% तक कम हो जाती है। यही नहीं, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं इसमें जलवाष्प की उपस्थिति का भी प्रकाश की तीव्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वायुमंडल में पाई जाने वाली समस्त कणिकाएं एक शक्तिशाली पर्दे के रूप में अवरोध उत्पन्न करके प्रकाश की तीव्रता में और अधिक कमी कर देती हैं। किसी सघन वन की बात करें तो उस वन के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं या वनस्पति का जो वितरण है उसकी बात करें तो वनस्पति का प्रकाश की तीव्रता के आधार पर अध्ययन किया जाए किसी सघन वन में तो हम देखते हैं कि वृक्षों के स्तर पर प्रकाश की तीव्रता का अधिकांश अवशोषण हो जाता है। सबसे ऊपर के स्तर में वृक्ष होते हैं और उसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का अधिकांश भाग अवशोषित हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ऊंचे वृक्षों की शाखाएं एवं पत्तियों के फैलाव के द्वारा ये वृक्ष प्रकाश के लिए एक आवरण तैयार कर लेते हैं। ऊंचे वृक्षों के बाद कम ऊंचाई के वृक्ष, झाड़ियाँ, उपछुप, शाक एवं सतही वनस्पति जैसे फर्न्स, ब्रायोफाइट्स एवं स्तरीय शैवालों के निम्न स्तर पाए जाते हैं। इन निम्न स्तरों पर प्रकाश की तीव्रता में क्रमशः और कमी आती है। इस प्रकार सघन वनों में धरती की सतह पर जो वनस्पति हैं वो प्रकाश के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और हम ये भी देखते हैं कि धरती की सतह पर जो प्राप्त प्रकाश की तीव्रता होती है वो नगण्य होती है। सैलिसबरी 1916 के अनुसार सघन वनों में प्रकाश की तीव्रता ही धरती की सतह के स्तर पर उगने वाली वनस्पति ग्राउंड फ्लोरा के गठन को नियंत्रित करती हैं। अगर हम जलीय पौधों की बात करें तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि जल की सतह पर पड़ते ही सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा परावर्तित हो जाती है। इसकी कुछ मात्रा ही जल की सतह पर तैरने वाले पौधों एवं स्वयं जल के सतह के द्वारा अवशोषित होती हैं। वैसे अगर प्रकाश की किरणों की जल की सतह को स्पर्श करते ही छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें जैसे बैंगनी, नीली व हरी किरणें तुरंत ही परावर्तित हो जाती हैं तथा शेष किरणें जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यही कारण है कि स्वच्छ जलाशयों में जल का रंग नीला या हल्का हरा दिखाई देता है। जैसे जैसे प्रकाश की किरणें जल की सतह को भेदती हैं, इसी के साथ ही जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता में हम देखें तो कमी आती रहती है। जल के भीतर प्रकाश की तीव्रता इसमें घुली हुई मिट्टी के कारण इसके गंधलेपन एवं इसमें घुलनशील रसायनों तथा इसमें निमग्न पौधों की सघनता पर भी निर्भर करती है। ये कारक प्रकाश की तीव्रता को जलाशयों के अंदर कम कर देते हैं। यह देखा गया है कि प्राय पूर्णतः स्वच्छ जल की झीलों में 15 फीट की गहराई तक प्रकाश की 50% मात्रा ही पहुंच सकती है तथा अधिक गहराई पर प्रकाश की तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगभग असंभव होती है। यही कारण है कि अधिक गहराई वाली झीलों एवं समुद्रों में प्राय विभिन्न पादप समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में जल की गहराई के अनुरूप पाए जाते हैं, क्योंकि इन गहराई स्तरों में विभिन्न प्रकार की तीव्रता का सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है। प्रकाश की मात्रा को प्राय ग्राम कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के द्वारा निरूपित किया जाता है। अलग अलग प्रकाश की तीव्रता में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं और जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है पौधों को इनके उपलब्ध प्रकाश की तीव्रता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे पौधे जो कम
प्रकाश तीव्रता या छाया में अपना जीवन यापन करते हैं उनको छायातापी कहा जाता है। इसके विपरीत वे पौधे जो प्राय तेज धूप या उच्च प्रकाश तीव्रता में उगते हैं उनको सूर्यतापी या हीलियोफाइट्स कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सूर्यतापी पौधे ऐसे भी होते हैं, वैसे तो वो तेज धूप में पाए जाते हैं लेकिन उनको छायादार स्थानों में भी उगाया जा सकता है। ऐसे पौधों को हम फैकल्टेटिव जियोफाइट्स विकल्पी छायातापी कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसे अनेक छायातापी पौधे हैं जो तेज धूप वाले स्थानों में भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनको विकल्पी सूर्यतापी या फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स भी कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पौधों में दृष्टिगोचर बाहरी व आंतरिक तथा कार्य की रूपांतरण संरचनाओं के अनुसार इनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली जो श्रेणी है वो है हेलियोमॉर्फिक। इन पौधों में तीव्र प्रकाश में उगने के लिए उपलब्ध आवश्यक लक्षण आनुवंशिकी तौर पर स्थायी होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं एवं इन लक्षणों का आगामी पीढ़ियों में निर्बाध रूप से संचरण होता है। यदि इन पौधों को तेज धूप की बजाय छाया में उगाया जाए तो भी इनमें किसी प्रकार का बदलाव परिलक्षित नहीं देखा गया है। इनमें वही लक्षण उगेंगे जो इसके अंदर तीव्र प्रकाश के कारण उत्पन्न हुए थे और जेनेटिकली फिक्स्ड हो गए थे। हीलियोप्लास्टिक की बात करें, इस प्रकार के पौधों में कम या तीव्र प्रकाश तीव्रता के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, विशेष लक्षण वो परिस्थितियों के अनुरूप अर्थात धूप या छाया के अनुसार विकसित होते हैं। जैसे यदि पौधों को तेज धूप में उगाया जाए तो इनकी पत्तियां कम चौड़ी मोटी चर्मिल होगी, लेकिन यदि इसे छायादार स्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसकी पत्तियां अपेक्षाकृत चौड़ी एवं पतली हो जाएगी। इसके बाद यदि पौधों को छाया से प्रकाश में उगाया जाए तो लक्षणों में फिर से विविधता दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लक्षण हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं और वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं छायातापी और सूर्यतापी पादपों के बीच में क्या अंतर पाए जाते हैं या उनकी दोनों की तुलना करें तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करें कि छायातापी पादपों का जो तना होता है वो अपेक्षाकृत कोमल एवं दुर्बल होता है तथा इनमें जाइलम की जो मात्रा होती है अपेक्षाकृत कम होती है। सूर्यतापी में तना सुदृढ़ एवं मोटा होता है, इनमें जाइलम सुविकसित होता है। छायातापी की पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां बड़ी चौड़ी गहरे रंग की एवं पतली होती हैं। सूर्यतापी की बात करें तो इनकी पत्तियां छोटी चर्मिल व मोटी तथा हल्के रंग की होती हैं। ये कटी हुई या पिचकी रूप से संयुक्त होती हैं। छायातापी में देखा गया है कि जो पर्णमध्युतक है उसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं अर्थात स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्पॉन्जी मृत्युतक पाया जाता है, जिनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस भी बड़े व सुस्पष्ट होते हैं। सूर्यतापी की बात करें तो इनके पर्णमध्युतक में स्पष्ट रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पैलिसेड उत्तक एवं स्पंजी मृत्युतक पाया जाता है। स्पंजी मृत्युतक में अंतरकोशिकीय स्थान छोटे होते हैं, खम्भ उत्तक में बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। छायातापी के पादप शरीरों में अगर देखा जाए तो शाखाएं कम संख्या में होती हैं एवं पर्व लंबे अर्थात पर्व संधियाँ दूर दूर होती हैं। सूर्यतापी में शाखाएं अधिक होती हैं, पर्व संधियाँ पास पास होती हैं एवं पर्व छोटे होते हैं। छायातापी में तने एवं पत्तियों पर कोमल रोम कम मात्रा में या बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। सूर्यतापी में तने एवं पत्तियों पर सघन रोमिल डेंसली हेयर्ड क्लॉथ पाए जाते हैं। छायातापी के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं अपेक्षाकृत कम संख्या में एवं पत्तियों की दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित होते हैं। सूर्यतापी में पर्णरंध्र प्राय निचली सतह पर अधिक संख्या में एवं ऊपरी सतह पर कम संख्या में मौजूद होते हैं। छायातापी की जो बाह्य त्वचा होती है वो एक पंक्ति यूनिसीरिएट होती है तथा पत्तियों की दोनों सतहों की बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं, जिन पर क्यूटिन की पतली परत पाई जाती है। सूर्यतापी की जो पत्तियां होती है पादपों की बाह्य त्वचा बहुपंक्तिक मल्टीसीरिएट होती है, जिनमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बाह्य त्वचा के ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। छायातापी के अंदर यांत्रिक उत्तक मैकेनिकल टिश्यूज प्राय अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। सूर्यतापी में यांत्रिक उत्तक विकसित होते हैं। छायातापी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो छोटी अल्प शाखित एवं कम गहराई वाली होती हैं। सूर्यतापी में जो जड़ें होती हैं वो अत्यंत गहरी सघन एवं अत्यधिक शाखित होती हैं।
छायातापी की अगर हम बात करें तो पौधों का शुष्क भार बहुत कम होता है। सूर्यतापी पादपों का जो शुष्क भार होता है, ड्राई वेट, बहुत अधिक होता है। छायातापी पौधों में पुष्पन प्राय देरी से होता है। पुष्प व फल विकसित करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। सूर्यतापी में पुष्पन अपेक्षाकृत शीघ्र होता है तथा पुष्प व फल पैदा करने में पर्याप्त सक्षम होते हैं। पीएच की बात करें तो छायातापी पादपों के कोशिका रस का पीएच मान अधिक एवं परासन दाब कम होता है, जबकि सूर्यतापी पादपों के अंदर जो कोशिका रस अधिक अम्लीय व परासन दाब भी अधिक होता है। छायातापी पादपों के अंदर ये देखा गया है कि लंबी अवधि की शुष्क एवं अधिक ताप वाली स्थिति को सहन नहीं कर सकते, जबकि सूर्यतापी अधिक शुष्कता एवं ताप को भी आसानी से सहन कर सकते हैं। छायातापी के अंदर कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का जो अनुपात है, CN रेशियो, कम होता है। सूर्यतापी में CN रेशियो बहुत अधिक होता है। छायातापी में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। सूर्यतापी में प्रकाश संश्लेषण दर कम होती है किंतु वाष्पोत्सर्जन एवं शोषण की दर अधिक होती है। छायातापी में अगर पोटेशियम की मात्रा की बात करें तो वो अधिक होती है, सूर्यतापी में कम होती है। छायातापी के अंदर जो बीज बनते हैं प्रति ग्राम शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज कम होती हैं, जबकि सूर्यतापी में बीजों में ऊर्जा की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लक्षण हैं जिनके अंदर छायातापी व सूर्यतापी पादपों के अंदर अंतर पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले प्रमुख सूर्यतापी या प्रकाश प्रिय हेलियोफाइट्स पौधे में जैसे सैमल, सालमेलिया मालाबारिका, सूरजमुखी हेलियंथस, सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस एवं साल सोरिया रोबस्टा इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं, जबकि जाइलिया, एबीज एवं टेक्सस इत्यादि प्रमुख छायातापी या छायाप्रिय सियोफाइट्स पौधों के उदाहरण हैं।